Hello guys, hope you are doing well and hope you are in the best of your health. Today is the new year, first day of the new year, and wishing you all a happy and prosperous new year. Today I'll be talking about few topics that are of interest and that should be that are prevalent from last many years, but nobody have done something much prevalent about it. तो आज का जो टॉपिक है जो मैं उठा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द इंटॉलरेंस. एंड इंटॉलरेंस मीन्स द हिंदी वर्जन इज़ असहिष्णुता. असहिष्णुता को हम लोगों ने बहुत बार मीडिया टॉपिक्स की डिबेट के अंदर देखा है. लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट करते हैं, बट जो इंटॉलरेंस है वो हम लोगों की ख़त्म होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है. और बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा कि आने वाले इस करंट ईयर में हम वो जो इम्पेशेंस है और वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करने के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं. जो टीवी के ऊपर न्यूज़ के अंदर जो आप डिबेट्स देखते हो वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और हाई फीवर्ड होती हैं, मतलब कि हाई लेवल हाई पिच की इतनी सारी डिबेट्स होती हैं. हम लोग उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं. वो जो कंटेंट इतना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद हमारी जो शख्सियत के ऊपर उसका असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं होता है. तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम लोग को थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए. अब जो हमारी इंटॉलरेंस है वो काफ़ी कारणों, जो इम्पेशेंस है वो काफ़ी कारणों की वजह से हो सकती है. क्योंकि हम लोगों का जो कंट्री है वो एक अभी डेवलपिंग कंट्री. इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. वी आर प्रोग्रेसिंग बट वी आर नॉट येट अ डेवलप्ड कंट्री. एंड वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड. एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड हम लोगों के यहाँ पे नौकरियों की थोड़ी किल्लत है. और जो नौकरियां हमें मिलती हैं वो हमारी मर्ज़ी की नहीं होती हैं, या फिर जो हम चाहते हैं वो ड्रीम जॉब नहीं होती है. हम लोग का जो पे पैरिटी है वो पे पैरिटी अच्छा नहीं है. जो बाहर के देशों में पर कैपिटा इनकम जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिविंग की होती है, स्टैंडर्ड जो ईज़ ऑफ लिविंग होता है हमारा, ठीक है, वो एक पैरामीटर होता है कि मतलब हम लोग का जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो कैसा होना चाहिए. तो उसमें कितनी इनकम होनी चाहिए, उतनी इनकम हम लोग की नहीं होती है. हम लोग जो इंडियंस हैं वो हम लोग लो पैरिटी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अपना गुजर बसर करते हैं. तो उसकी वजह से हम लोगों का जो फ्रस्ट्रेटेड होना एक बहुत ही स्वाभाविक है. तो हम लोग का जो फ्रस्ट्रेशन है वो उस कारण से होता है. फिर उसके बाद पर्सनल लाइफ होती है. फिर उसके बाद पर्सनल लाइफ में आपके बहुत सारे ग्रजेस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. बिकॉज सर्टनली हम लोग का जो एक सोशल फैब्रिक है वो सोशल फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोल्डेड है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन, रिलीजन, एथनिसिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के साथ आते हैं. पर ये जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो एक बहुत ही सालों से गठित सोशल फैब्रिक है. मतलब इसके अंदर बहुत सारे सालों से कभी कोई चेंज नहीं आया, कभी कोई डिफरेंस नहीं आया. और उसकी वजह से हम लोग की कंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. पर पिछले कुछ सालों के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग हल्का सा कुछ सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी किसी को भी कुछ कह देते हैं तो लोग एकदम से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालने लग जाते हैं या फिर मारने को भी आते हैं. और ये केसेस हम लोग देख रहे हैं. रोड रेजेस के केसेस कितने ज़्यादा प्रेवलेंट होते चले जा रहे हैं. लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं मिल रहे, बहुत सारी जगहें नहीं मिल रही, तो वो रोड रेज में अपना गुस्सा निकालते हैं, लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं. तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू. तो अब जो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है एक रिलीजियस इंटॉलरेंस. मतलब कि हम लोग जो बाकी जो धर्म हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा अदर प्रिविलेंट रिलीजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहते, या फिर उनको ये चाहते हैं कि जो एक माइनॉरिटी रिलीजन है वो मेजॉरिटी रिलीजन के सामने दबकर ही रहे तो ही अच्छा है. तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा होते हैं. ठीक है, अब क्या है कि अब जो हमारा मेजॉरिटी रिलीजन कंट्री में है वो हिंदुइज़्म है. अब हिंदुइज़्म के में हम लोग अगर अपने पर्सनल लॉज के अंदर जाकर देखते हैं तो अगर आप हिंदू लॉ की किताब उठाएंगे तो हिंदू लॉ की किताब के अंदर साफ साफ मेंशन है कि जो एक हिंदू है उसकी कैटेगरी में बुद्धिज़्म भी आ जाता है, जैनिज़्म भी आ जाता है, सिखिज़्म भी आ जाता है. सारे के सारे हिंदू ही कहलाते हैं. तो जो बचे कुछ एक दो रिलीजन रह जाते हैं, क्रिश्चियनिटी रह जाती है, इस्लामिज़्म रह जाता है. इन दोनों को हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा उठकर ना रहें या फिर हम लोग के बराबर भी ना रहें, हम लोग से दबकर रहें. तो दैट्स अ वेरी बिग इशू एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो अब क्रिश्चियनिटी का तो हमारे देश में क्या हाल है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं रह गया है. और जहाँ तक इस्लामिज़्म का ख्याल है तो हम लोगों का जो मीडिया है वो एक हाइप बना के रखता है हमेशा. हिंदू और मुस्लिम ये दो वर्ड्स हमेशा इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं. इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये दो वर्ड्स हमेशा इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं. तो अगर ये जो वर्ड्स हैं ये इकट्ठे यूज़ होने बंद हो जाएं तो शायद उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, डिबेट के लायक टॉपिक ही नहीं रह जाएंगे.
तो हम लोग बहुत सालों से ये दो शब्द हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान बहुत सालों से न्यूज़ में सुनते चले जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी इन सारी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं रखता, ये जो है मीडिया हाइप क्रिएट किया रहता है। तो एक तो ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है इसको हमें थोड़ा सा ख़त्म करना चाहिए। और आप लोग की इसके बारे में क्या राय है, आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते चले जा रहे हैं। जो वर्ल्ड है वो कमर्शलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, शायद उसकी वजह से हम लोग जो है मनी माइंडेड होते चले जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कर्मा हैज़ टू प्ले इट्स ओन रोल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जहाँ गौतम सिंघानिया जो कि रेमंड के ओनर हैं, रेमंड ब्रांड के, उन्होंने अपने फादर को बेदखल किया, मतलब फादर से बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी तरफ कर ली या फिर बहुत सारा उनका पैसा अपनी तरफ ले लिया। बट कर्मा प्लेड इट्स रोल। और गौतम सिंघानिया जी की जब अभी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ, तो जब डाइवोर्स हुआ तो उनकी वाइफ ने जो सेटलमेंट डीड में बहुत सारा पैसा अपनी तरफ खींच लिया। तो इट्स सॉर्ट ऑफ के जो सोसाइटल जो डिसप्लेजर है ना, सोसाइटल जो कंटेंट है वो हमारा थोड़ा गिरता चला जा रहा है। इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया। अब फॉर एग्जांपल अब अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी हैं, अब ये लोग यूजुअली साथ में नज़र नहीं आते। उसका रीज़न बहुत ईजीली कोई भी गैस कर सकता है कि पहले दोनों एक ही मॉनेटरी लेवल पे थे, अब वो मॉनेटरी लेवल सेम नहीं रहा। तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और अब हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो है अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। अब हम यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन जो है, हम लोग मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड हो गया, हम लोग चाइना से आगे निकल गए हैं पॉपुलेशन में। और उसके बाद हम लोग इंटरनेट यूज़र्स सबसे ज़्यादा, मतलब इंटरनेट यूज़ होने वाली कंट्री भी हमारी कंट्री बन गई है। उसी की वजह से जो हमारे पीएम हैं वो रिसेंटली यूट्यूब के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके ही पाए गए हैं। तो सर्टेनली ये एक बहुत अच्छी बात है, पर ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है कि मतलब कि हम लोग सिर्फ जो हम लोग का सारा टैलेंट है वो सारा का सारा टैलेंट जो है हम लोग इंटरनेट पे दिखाने के लिए मजबूर हैं। मजबूर क्यों हैं? क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वो एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पा रही। इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, वो इसलिए डेवलप किया गया है कि हम लोग ऑनलाइन कंटेंट प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल जो यूएसए ने अपना इकोसिस्टम डेवलप किया गैराज सिस्टम के फॉर्म में। अब जो गैराज होते हैं वो जो लोगों के घर होते हैं उनके पीछे ना बहुत सारे गैराजेस रहते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे स्किल्स डेवलप होकर निकलती हैं। फॉर एग्जांपल जो छोटा बच्चा होता है वो वहीं से उसी गैराज में से कार को बनाना सीख जाता है, मतलब उसको रेक्टिफाई करना सीख जाता है, कोई भी ट्रबल होती है वो ठीक करना सीख जाता है। तो वो जो गैराज कल्चर है उसकी वजह से फेसबुक डेवलप हुआ। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा, अब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं जिनमें आधे से ज़्यादा इंडियंस हैं। तो जो इनकम जनरेट हो रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा यूएस में जा रहा है, इंडिया में नहीं आ रहा। सर्टेनली हम लोग बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट अगर हम ये बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट कितना जीएसटी वसूल करती है हम लोगों से जो कि यहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं ऑनलाइन, तो वो एक क्वेश्चनेबल फैक्ट है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है अभी। और इट्स अ वेरी मतलब सोचने वाली बात है कि वो सारा का सारा पैसा इंटरनेशनल जा रहा है और हम लोग बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं उसके थ्रू। तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू अगेन। फिर उसके बाद जो चाइना की बात करते हैं, अगर हम चाइना का देखते हैं तो चाइना की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हर बैकयार्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ही चल रही होती है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है, इंडिया में ऐसा इकोसिस्टम क्यों नहीं है। अब चाइना में आप चले जाओ, शेंजन में चले जाओ, ग्वांगझाओ में चले जाओ, या फिर चोंगचिंग में चले जाओ, या फिर जितनी भी हाँ एक पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फेयर लगता है, वहाँ से सारे के सारे इंडियंस बहुत सारा मोबाइल्स इंपोर्ट करके लेके आते हैं। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनसे, बट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं करते। हम लोग एक बिलो पार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग इतनी इनकम, मतलब हम लोग उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते। हम लोग सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक अग्रेरियन इकोनॉमी है और सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है। बट हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी का तमगा है वो हासिल नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू आस्क, इट्स अ वेरी टफ नट टू क्रैक।
तो ये एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा हम लोगों को कि मतलब कि हर जैसे ही हम घर से बाहर निकले हम लोग को ऐसे लोग नज़र आ जाएं कि जो हमें ये बताएं कि ई मुद्रा का लोन कैसे मिलता है, एमएसएमई का लोन कैसे मिलता है, या फिर कौन से लाइसेंसेस लेकर के मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग ईजी कैसे की जा सकती है, कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, जूते मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, या फिर कैंडीज़ मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें मतलब ज्वेलरी मैन्युफैक्चर की जा सकती है, या फिर क्या सिंथेटिक कॉटन का बिज़नेस किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो क्या क्या ये फैब्रिक का, गारमेंट्स का, या किस तरीके से बिज़नेस किया जा सकता है, क्या तो ये वाली जो सारी एक इकोसिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए। वो मेरे को मेरे घर के बाहर मिलना चाहिए, वो मुझे गांव-गांव में पहुंचना चाहिए। उसका नो हाउ इतने ज़्यादा लोगों के पास होना चाहिए कि गाँव के हर जगह पे हमें बिजनेस नज़र आना चाहिए। जब तक वो बिजनेस नज़र नहीं आएगा हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। इट्स अ नोन फैक्ट। तो ये सोचना कि हम लोग आने वाले 25-30 साल में डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, इट्स अ फार अवे ड्रीम। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम लोग को ड्रीम वर्ल्ड में जीना बंद कर देना चाहिए। ड्रीम वर्ल्ड में जीना कैसे कर देना चाहिए, हम लोग की ट्रिलियन जो है इकोनॉमी, वो सो कॉल्ड $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, बट वो सड़कों पे नज़र नहीं आता। हर जगह पे बेगर्स नज़र आते हैं, हर जगह पे गंदगी नज़र आती है, सड़कें इतनी गंदी हैं, रोड साइड इतने, और ये जो नाले हैं वो खुले पड़े रहते, ड्रेन्स सारी खुली पड़ी रहती हैं। ये डेवलप्ड इकोनॉमी की तो निशानी कतई नहीं है। यूएसए में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, हम लोग की पॉलिटिशियंस कहते नहीं थकते कि हमारा जो कंपैरिजन है वो यूएस से है, वो चाइना से है, पर वो कंपैरिजन यूएस से और चाइना से कतई नहीं है। यू जस्ट गो टू चाइना एंड मैं अभी यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पे 10 फोटोज़ चाइना की लगा देता हूँ, 10 फोटोज़ इंडिया की लगा देता हूँ। जस्ट डू द कंपैरिजन एंड गेट टू नो कि कौन सी मैं शंघाई की लगा देता हूँ, मैं बीजिंग की लगा देता हूँ। जस्ट कंपेयर इट विद दिल्ली की जो फोटोज़ हैं उनके साथ आप कंपेयर करके देख लीजिए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात, जो ये बेगरी का बहुत बड़ा इशू है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा इशू है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जीएसटी हम लोग इतना ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर हम कलेक्ट करते हैं, हर प्रोडक्ट पे, एक बिस्किट तक पे हम, एक पेंसिल पे, एक पेन पे, हर प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी कलेक्ट करती है, ठीक है। और जीएसटी अब हम लोग ये जो कंटेंट मेकर्स हैं इनके साथ, इनसे भी जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो इतना सारा जो जीएसटी कलेक्ट होता है, इतना सारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम जनरेट होता है, तो ये वाला कहाँ जाता है ये सारा का सारा पैसा? उसके बाद भी ये जो इतने सारे बेगर्स हैं ये स्ट्रीट्स पे क्यों घूमते रहते हैं? हम लोग को ये क्वेश्चन स्टेट से करना है, ना कि किसी और से। प्रॉब्लम हम लोगों की है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टेट से नहीं कर पाते हैं। इट्स अ वेरी बिग इशू। तो हम लोग को स्टेट से क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। नितिन गडकरी जी ने बहुत तगड़ा काम किया है, मतलब कि इतना ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ जो हाईवेज के ऊपर है, नेशनल हाईवेज के ऊपर, वो मैंने कभी नहीं देखा। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो गया, मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया, ताज एक्सप्रेस वे हो गया। तो इतने सारे एक्सप्रेस वेज जो डेवलप होते चले जा रहे हैं, कंट्री आपस में जुड़ रही है, उसकी वजह से सर्टनली ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा। लॉजिस्टिक्स अगर इंप्रूव होगा तो बहुत अच्छी बात है। लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा तो बिजनेस के अंदर स्पीड आएगी, बिजनेस में स्पीड आएगी तो हम लोग की इनकम जनरेट होगी। बट ऑन द सेम साइड अगर हम लोग ये सारी चीज़ें भूल जाएं तो उसके बाद जो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस है, ये हम लोगों की जो उसको है ना इमेज को मलाइन कर रही है। हम लोग अपने आप को सनातनी कहलाते हैं। सनातन इन इटसेल्फ मीन्स के वी कवर एंड वी एनगल्फ एवरीथिंग। हम लोग के यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंकेट की तरह हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी रिलीजन, कोई भी रीजन, कोई भी एथनिसिटी, कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बिना किसी डर के हमारे यहाँ पनप सकती है। और जो हमारा मेजॉरिटी रिलीजन सो कॉल्ड हिंदुइज्म है, वो तब तक ही अच्छा है जब तक उसके अंदर कट्टरता नहीं है। जिस दिन उसके अंदर कट्टरता आ गई या स्टॉन्चनेस आ गई तो वो उसी की तरीके से हो जाएगा जिस रिलीजन को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। वो जो रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर स्टॉन्चनेस है, उसके अंदर कट्टरता है। अगर ये जो सनातन है, सनातन इन इटसेल्फ मीन्स सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज़ अ वर्ड जो जिससे बहुत सारे लोग आजकल नफरत करते हैं, गालियाँ देते हैं। आप सेकुलरिज्म वर्ड को यूज़ कर लो ज़रा सा एंड दे विल स्टार्ट शाउटिंग ऑन यू। सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कांग्रेस लेकर आई थी। बट अगर आप सेकुलरिज्म वर्ड को आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दो तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा? क्या जो केरला में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ रहती हैं, या फिर अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कोई भी माइनॉरिटी रहती है, क्या वो इस देश से कम हो जाएंगी? क्या मुस्लिम इस देश से कम हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी था, कॉन्स्टिट्यूशन एक रेगुलरली अमेंडिंग टॉपिक होता है। मतलब इट्स अ Constitution of India is a feeling and everyone should abide by the book of Constitution, not by any religious book at all. तो ये जो बुक है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डे बाय डे ग्रोथ होता है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन जब नहीं भी था, उससे पहले से इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री रहा है। उसके अंदर अफगानिस्तान तक के पार्ट रहे हैं, बलूचिस्तान रहा है, और पता सिंध रहा है। हमारे तो उसमें भी हमारा जो जनगण मन है उसके अंदर भी सिंध आता है। तो
ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा जो कंट्री है वो एक समुंदर की तरह है, उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश ना की जाए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। और लोगों का जो फोकस है वो एक बिजनेस जमाने की तरफ होना चाहिए, ना करके हम लोग का जो फोकस है ना, दैट शुड बी ऑन कंप्लीटली ऑन डेवलपिंग अ कंप्लीटली डेवलप्ड इकोनॉमी। और जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना नहीं आ सकती। जब तक हर बंदा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा और जब तक स्टेट एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाई, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं करेगी कि हर बंदा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़े, तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट to become a developed economy. And we want to be developed economy, and this year we will promise ourselves कि at least we should start doing some work on this particular thought कि हम लोग एक developed economy बन सकें। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। और दूसरी बात एक ये है, अब आप, हाँ, एक पॉइंट रह गया, जैसे कि आपने 12th फेल अभी मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात कही है डायरेक्टर ने, विनोद चोपड़ा जी ने, कि हम लोगों को ना जो सरकारें हैं, कोई भी सरकार है, एनी पॉलिटिकल विंग, वो एक सोची समझी साजिश के तहत अनपढ़ रखना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि हम एक फ्रीबी की तरह एक फ्री में पास हो जाएं, स्कूल्स में पास हो जाएं, हम लोग मेहनत करना ना सीखें। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एजुकेटेड हो गए या फिर हम लोग सीख गए कि हमें कैसे करना है या फिर कौन सा काम कैसे करना है, तो हम सरकारों को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। और ये अपने आप को बहुत इलीट समझते हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग उनके बराबर नहीं हैं कतई, और ये इतने इलीट हैं, ये लोग लाल बत्तियों की गाड़ियों में चलते हैं। आप रोड पे देख लो, कोई भी काफिला जा रहा होगा किसी भी पॉलिटिशियन का, आपको अपनी गाड़ी उधर करनी ही पड़ती है। दे आर इलीट पीपल, दे आर नॉट इक्वल टू अस। और वो ये जो खाई है, वो ये इसको ना बनाए रखना चाहते हैं। इसकी वजह से वो लोगों को एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत एजुकेटेड नहीं होने देते। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोन। और जो हमारा IAS और IPS है, जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करें और खुल के काम करें, और पॉलिटिकल जो प्रेशर है उससे दब के काम ना करें, और उससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो, तो ही हम लोगों को एक शक्ति मिल सकती है कि हम लोग एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ एक करेक्ट डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव काम कर पाएँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कुछ मूवीज़ भी ऐसी बनती हैं सर्टेनली जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग उसको देखें। इसके बाद मैं एक लास्ट में एक पोएम बोलना चाहूँगा, जो कि साहिर लुधियानवी जी की 1959 की पोएम है। अब वो जो स्टैंजास हैं, वो मुझे नहीं पता आज के समय में कितने रेलिवेंट हैं या कितनी वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर मैं वो फिर भी दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो स्टैंजास हैं उसकी आज भी उतनी ज़रूरत है। क्योंकि जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जितना भी पॉलिटिकल विंग है, ये रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहे, और ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी, जो हम लोग जो कोई सवाल नहीं करते उनसे, हम लोग उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो साहिर लुधियानवी जी की 1959 की ये जो कुछ स्टैंजास है, मैं रिसाइट करता हूँ। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझे किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। नफ़रत वो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो धर्म तेरा नहीं है। तो अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो, and I'll get on some proper topic on in my next video. That's all. Namaste. Thank you.